Hello students, so today we would be moving ahead and we would be talking about the endoplasmic reticulum. ठीक है, previously we did talk about the nucleus, we did talk about the nucleus and now we would talk about the part which is associated with the nucleus. जैसे गई बार अपने लिखा था कि यार जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, ओके, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, दो कवर्स होते हैं, एंडोकैरियोथेका एंड दिस इज एक्टोकैरियोथेका. सो एक्टोकैरियोथेका से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुडे. इट वाज द टर्म endoplasmic reticulum was coined by Porter. The term endoplasmic reticulum was coined by Porter and it was discovered by Porter and Thomson. Coined मतलब नाम किसने दिया? सो नाम वॉज गिवन बाय पॉर्टर और डिस्कवर किसने किया? सो डिस्कवर किया था पॉर्टर एंड थॉमसन दोनों ने. क्लियर है? नाउ लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. मेम्ब्रेन जो फोल्ड होकर इस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है एंड द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली इंटरकनेक्टेड. इट इज एक्चुअली इंटरकनेक्टेड. सो आई कैन पुट इट हियर, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज interconnected membrane structure. Interconnected membrane structure. ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन को कंसिडर किया जाए, एक तो मेम्ब्रेन कहां पे होगी? सेल मेम्ब्रेन. और ये एक अंदर वाली मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूड है. तो दिस मेम्ब्रेन इज 7 times more than the cell membrane. अब 7 times more है, दैट मीन्स यहां पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हैज मोर सरफेस एरिया बिकॉज इट इज लॉन्गर देन दी सेल मेम्ब्रेन. तो जो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया काफी ज्यादा, इसका 7 times मोर देन दी सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे क्या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है, ओके, वो काफी ज्यादा हो सकेगी बिकॉज सरफेस एरिया ज्यादा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी ज्यादा होगी. ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनर साइड हुआ. दिस इज द इनर साइड. और बाहर की तरफ आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, मतलब ये जो साइड है, दिस साइड, ये बाहर का साइड हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म हो गया ना, दैट इज द साइटोप्लाज्म. तो वी हैव जो इनर पोर्शन होता है, दिस इज टर्म्ड एज ल्यूमिनल स्पेस. क्या कहा जाता है? इसे ल्यूमिनल स्पेस कहा जाता है. और जो स्पेस बाहर की तरफ है, मतलब द साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, सेल का पार्ट, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, ओके, दैट इज नोन एज एक्सल्यूमिनल स्पेस. So we have the luminal space which is the inner side of the endoplasmic reticulum and we have the exluminal space that is the outside. तो यहाँ पे compartment बन गया ना, this is a compartment because it is covered by a membrane. So this is one compartment, this is 2, 3, इस तरीके से compartments बन गए. तो compartment के अंदर का जो जगह है उसे कहा जाता है luminal space और जो बाहर का जगह है उसे कहा जाता है exluminal space, that is the cytoplasm वाला portion. ठीक है, and we have 2 types of endoplasmic reticulum. जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, this endoplasmic reticulum does not have this structure. जो मैंने स्ट्रक्चर ब्लू कलर के यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज द राइबोसोम. तो अगर राइबोसोम एसोसिएटेड नहीं है, सो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टर्म्ड एज स्मूथ ईआर. एंड बिकॉज यहां पे राइबोसोम्स एसोसिएटेड है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रफ ईआर. ठीक है, सो वी हैव 2 types of RER.
sorry, two types of ER, that is RER, once with the ribosome, another with the without the ribosome. ठीक है, that is smooth endoplasmic reticulum. Is it clear? So I'll repeat it once again. The endoplasmic reticulum is coined, the term was coined by Porter and discovered by Porter and Thomson. ठीक है, जो endoplasmic reticulum है is interconnected membrane structure है. Okay, surface area की अगर बात करते हैं, it is 7 times more than the cell membrane. तो इसके वजह से क्या होगा, endoplasmic reticulum has more surface area, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ओके, इट ऑल्सो इंक्रीजेस. द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, नाउ आई विल राइट दिस डाउन. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना किससे है? पहले देख लेते कि प्रेजेंट किसमें. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. इट इज जनरली प्रेजेंट इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. ठीक है, सो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स कौन से? सो सम ऑफ द सेल्स आई टॉक अबाउट इज we have the plasma cell, we have the pancreatic cell, we have the liver cell, and we have the interstitial cell. These are metabolically active cells. Okay, and where are they going to be present? So this cell, this specifically I'll talk about this one. This is present in the testes. जब अपन बात कर रहे थे in the coming lectures, in the coming standard when we talk about reproduction, तो testes में जब आप पढ़ेंगे तो interstitial cells के बारे में बात होगी. ठीक है, so plasma cell है, pancreatic cell है, liver cell है, and the interstitial cell है. कहाँ पे metabolically active नहीं है, या फिर आई कैन टर्म इट एज कहां पे है बट इट इज नॉट दैट मच मेटाबॉलिकली एक्टिव. पोली डेवलप्ड. सो पोली डेवलप्ड की अगर बात करते हैं, सो इट इज पोली डेवलप्ड इन स्पर्मेटोसाइट. इट इज पोली डेवलप्ड इन स्पर्मेटोसाइट एंड एब्सेंट कहां पे? काफी सारी चीजें इस सेल के अंदर एब्सेंट होती है, एंड दिस सेल इज द आरबीसी, एंड वी हैव टू बी स्पेसिफिक, मैच्योर्ड आरबीसी. ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलेगी? इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स लाइक प्लाज्मा सेल, पेनक्रियाटिक सेल, लिवर सेल एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स. पोली डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इतना ज्यादा एक्टिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है. किस में? तो स्पर्मेटोसाइट्स में. और किस में? ER एब्सेंट है, तो ER इज एब्सेंट इन द मैच्योर्ड आरबीसी. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स. यार किन चीजों से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है? सो देयर आर 3 थिंग्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये बना है 3 चीजों से. वन इज सिस्टर्ने. Cisternae are flat sac which are parallelly arranged and connected to each other. जैसे कि इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने, these are flat sac like structure. ठीक है, this is the luminal space.
This is termed as the cisternae. It's a flat sac-like structure which is parallelly arranged and connected to each other. तो अपन लिख लेते हैं, it's a flat sac-like structure. Sac-like, it's a membrane structure. Membrane structure connected to each other. Connected to each other, and this flat sac-like structures are parallelly, they are parallel to each other. ठीक है? So cisternae is a flat sac-like membrane structure connected to each other and they are parallelly arranged to each other. ठीक है? Another जो structure endoplasmic reticulum को बनाता है, that is the tubules. That is the tubules. So tubules की अगर बात करते हैं, another structure that forms is the tubules. अगर tubules की बात करते हैं तो tubules are tube-like extensions. These are simply tube-like extensions. ठीक है? And they can be branched. They can be branched or अनब्रांच हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं या फिर अनब्रांच हो सकते हैं. सो दे आर गोइंग टू लुक लाइक दिस, इस तरीके से ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस, एंड दे कुड बी ब्रांच एज वेल. सो ब्रांच अगर है इस तरीके से, इफ दे आर ब्रांच्ड. ठीक है? एंड द थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द वेसिकल्स. Vesicles. या फिर आप बोल सकते हैं as they are sac or the sac. तो जो vesicles है, this vesicles can be oval in shape or they could be circular or they could be circular or could be round. So this is oval, so I'll make it round. Okay, so those two shapes are available for the sac. So it could be oval in shape or it could be round. ठीक है? So ये तीन structures associated है किसके साथ? Endoplasmic reticulum के साथ. One is cisternae, that is flat sac-like membranous structure connected to each other and they are parallelly arranged. Tubules, that is tube-like extensions, they can be branched or unbranched. And the third is the vesicle of the sac, which could be oval in shape or round in shape. Clear hai? So this is the components. Now moving ahead. So now we'll put a difference between the endoplasmic reticulum and the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. So एक जो सबसे मेन पॉइंट है, दैट इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द स्ट्रक्चर. ठीक है? तो यहां पे विल टॉक अबाउट RER, another is SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बात करते हैं कि यार यहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, ये तो आप सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड से पता है. स्मूथ के पास राइबोसोम एब्सेंट है. ठीक है? नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट अपीयर्स ग्रैन्युलर, वो दाने दाने जैसा दिखता है. तो यहां पे मैं लिख देता हूं द राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स ग्रैन्युलर. यहां पे राइबोसोम एब्सेंट है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स एग्रैन्युलर. इट लुक्स एग्रैन्युलर. ठीक है. अब एक और चीज, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो मैं एक सिस्टम लेता हूं जिसकी इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो रफ के पास राइबोसोम अटैच होता है. सो राइबोसोम का जो बड़ा सब यूनिट है वो नीचे की तरफ होगा, अटैच टू दी द लुमिनल पार्ट. ओके. एंड द स्मॉल सब यूनिट इज गोइंग टू बी एट द टॉप. तो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच करने के लिए एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है. देयर इज अ प्रोटीन अवेलेबल जो क्या करता है, राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच करके रखता है. दिस प्रोटीन इज नोन एज राइबोफोरिन. ठीक है. तो बट ऑब्वियसली हो गया कि यार जहां पर राइबोसोम होगा वहीं ये प्रोटीन होगा जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर अटैच करके रखेगा. यहां पे तो राइबोफोरिन एब्सेंट ही होगा क्योंकि राइबोसोम है ही नहीं, तो राइबोसोम अटैच ही नहीं होने वाला है. तो यहां पे एक पॉइंट अपन डाल देते हैं, राइबोफोरिन प्रेजेंट है. यहां पे लिख देते हैं राइबोफोरिन एब्सेंट है. राइबोफोरिन का मतलब तो पता चल गया, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट. और शुड आई मेंशन इट? ओके, चलो लिख देते हैं, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब विदाउट दी राइबोफोरिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच नहीं हो पाएगा. कीप दिस इन माइंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो राइबोफोरिन प्रोटीन, दिस इज अ प्रोटीन. इट्स अ प्रोटीन, is very important for the attachment of the ribosome. Now one more thing, जैसे कि यहाँ पे ये जो राइबोसोम अटैच था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो there's a gap, there's a space और there's a pore जिसके थ्रू जो भी यहाँ पे बन रहा है राइबोसोम के अंदर that can be transferred to the endoplasmic reticulum. तो यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट है. This is a pore. Okay, this was riboforin and this is a pore. तो यहां पे अपन एक और पॉइंट डाल सकते हैं कि यार पोर इज प्रेजेंट. पोर इज प्रेजेंट. तो यहां तो पोर का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि राइबोसोम अटैच नहीं है स्मूथ वाले में. तो यहां पे मैं लिख देता हूं पोर इज एब्सेंट. गेटिंग द होल थिंग कि यार राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच रखने के लिए प्रोटीन काम में आता है. उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन. ठीक है. तो राइबोफोरिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होगा, स्मूथ के पास तो होगा ही नहीं क्योंकि स्मूथ के पास राइबोसोम ही नहीं है. प्लस जो ओपनिंग है, जो पोर है, जो गैप है बिटवीन द राइबोसोम एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ओनली गोइंग टू बी प्रेजेंट विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दैट जो भी चीजें यहां पे बनेंगी दैट इज ट्रांसफर टू द luminal space of endoplasmic reticulum. तो पोर यहां पे प्रेजेंट है, पोर यहां पे एब्सेंट है. ठीक है. सो पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स, मैं आगे चलता हूं. ठीक है. जो मेन पार्ट है आरईआर का, दैट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्ने एंड ट्यूब्यूल्स. ये याद रखना आपको. जो मेजर कंपोनेंट्स आरईआर में देखने को मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी द मेजर कंपोनेंट्स आर सिस्टर्ने and tubules. और SCR के जो मेजर कंपोनेंट्स है,
The major components are, this is tubules and vesicles. Tubules and vesicles. ठीक है. एक और चीज जो याद रखनी है, दैट इज जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, दैट इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. पोजीशन की अगर बात करते हैं तो द RER is located more towards न्यूक्लियस. बल्कि जो SCR की बात करते हैं, इट इज लोकेटेड मोर टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज लोकेटेड मोर टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक और पॉइंट डाल सकते हैं, RER का फॉर्मेशन जो होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो SCR होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय RER. फॉर्म्ड बाय RER. ठीक है. द फंक्शन इज, जो SCR होता है, दिस इज मेजरली एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन, या फिर यू कैन यूज द टर्म सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. बल्कि SCR की अगर बात करते हैं तो SCR डील्स विद प्रोडक्शन एंड metabolism, that is breakdown, metabolism of glycogen. ओके, ग्लाइकोजन आपको पता होगा बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाती है चीजों को. ओके, फैट एंड स्टीरॉइड ठीक है. सो RER is majorly concerned with the production of proteins, while the SCR not only deals with production but also breakdown, metabolism of glycogen, fat and steroids. ये याद रखना है, प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म दोनों हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रोडक्शन बोला. दिस इज व्हाट मेक्स SCR डिफरेंट. ठीक है. कहां कहां पे विल मेंशन सम ऑफ द सेल्स जहां पे RER प्रेजेंट है. ओके, तो रब दिस डाउन, आप पॉज करके कॉपी कर लो डिटेल्स. चलो यहां पे दे आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक सेल्स, they are present in the पेनक्रियाटिक सेल है, लीवर सेल है. ठीक है. और ये कहां कहां पे प्रेजेंट है? सो इट इज प्रेजेंट इन दी मसल सेल, रेटाइनल सेल्स, मसल सेल है, देन देयर इज आई सेल, रेटिना वाले रेटाइनल सेल्स है, देन देयर इज ल्यूकोसाइट है, देन देयर इज adipocytes, then there is adrenal cortex cells, and one common liver cell is present here also. ठीक है. So these are some of the cells जहां पे SCR present है और functional है, and these are some of the cells जहां पे pancreatic cell, जहां पे RER present है, that is pancreatic cell and the liver cell. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. यहां पे वी कैन आल्सो ऐड द इंटरस्टिशियल सेल.
इंटरस्टिशियल सेल. ठीक है. So now moving ahead. Now we'll talk about specifically what is the function of RER. Specifically, RER की बात करेंगे, फिर SER की बात करेंगे. So the function of RER can be divided into two parts. RER के functions की अगर बात करते हैं तो we can divide it into two parts. That is, स्पेसिफिकली मैं RER की बात कर रहा हूं, ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो दो फंक्शन है, दैट इज, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज प्रोटीन सिंथेसिस. अभी तक जो बात हो रही थी कि प्रोटीन बनता है, तो यस, function of RER is formation of protein and modification of protein. Modification of protein and protein synthesis. Now, as we know that, there are ribosomes present, which is present on the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और दूसरा जो RER है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. आई एम सॉरी, द अनदर राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड द राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो. तो मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट राइबोसोम अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच है वो कौन से टाइप के प्रोटीन्स बना रहा है? तो यहां पे जो प्रोटीन्स बनाएगा राइबोसोम विच इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. इट फॉर्म्स that is, it would be helpful in making the plasma membrane of the cell or the cell membrane. Another is lysosomal proteins. Another is lysosomal proteins. ठीक है. And third type is the secretory proteins, which are going to be released by the cell. Secretory proteins. ठीक है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, लाइसोसोमल प्रोटीन्स है, एंड secretory proteins are the ones which are going to be produced by the ribosome which is associated with the endoplasmic reticulum. ठीक है. यहां पे मैं एक और टर्म देता हूं, दैट इज, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन. सो मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, that is termed as membrane biogenesis. Membrane biogenesis. तो आप बोल सकते हो that endoplasmic reticulum helps in the formation of the plasma membrane, क्योंकि plasma membrane के दो components है, one is protein and other is lipid. So lipid that is going to be produced by the smooth ER, and proteins these are produced by the rough endoplasmic reticulum. So yes, formation of the cell membrane is going to be done by the endoplasmic reticulum and the process is known as membrane biogenesis. ठीक है. Plasma membrane proteins, lysosomal proteins and secretory proteins. Done. Now there are some other proteins as well, क्योंकि राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में भी है. Those are termed as the free ribosome because they are not associated with the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, विल पुट इट इन ब्लैक. फ्री राइबोसोम, the ones which are located in the ribosome, which are located in the cytoplasm.
The free ribosomes produce cytoplasmic proteins. They produce cytoplasmic proteins. ठीक है? The ones which are attached, associated with the ER, they produce plasma membrane proteins, lysosomal proteins, and secretory proteins. The one ribosomes which are not associated with the endoplasmic reticulum, and they are termed as free ribosomes. They are termed as free ribosomes. They produce cytoplasmic proteins. Getting an idea? ठीक है? Now talking about the modification part. So जो चीजें बनती है in the ribosome, it is supposed to be transported. It is supposed to be transported to the luminal space of the endoplasmic reticulum. मतलब let's say यहां पे कोई प्रोटीन बना है, वो कहां पे आएगा फिर? That is going to be added to the endoplasmic reticulum. जैसे मैंने लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होगा, तो जो प्रोटीन बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बन गया राइबोसोम के अंदर, उसको सेंड किया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? यानी केस में इट वुड एड अ शुगर मॉलिक्यूल टू द प्रोटीन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन तो यहां पे लिख देता हूं मैं, एडिशन of a sugar molecule. क्या करेगा यहां पे? There's an addition of sugar molecule. और किस चीज का फॉर्मेशन होगा? There's an addition of a sugar molecule. अगर शुगर का मॉलिक्यूल अपन ऐड करेगा तो बट ऑब्वियस है कि जो प्रोटीन बना था वो मॉडिफाई हो जाएगा, एंड नाउ दिस प्रोटीन इज टर्म्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. It is termed as glycoprotein, and the process is known as glycosylation. ऊपर लिख देते हैं यहां पे. The modification of protein or addition of a sugar molecule to the protein, it is termed as glycosylation. Clear है? Is it clear? अब एक और बात यहां पे जो याद रखनी है from the NEET point of view, कि the process of glycosylation, it starts in the endoplasmic reticulum. यहां पे start होता आपने दिखाया कि यार adding a molecule, sugar molecule to the protein, but it ends in the Golgi body. ठीक है? The process of glycosylation starts in endoplasmic reticulum, ठीक है, but it ends in Golgi body. Done? Addition of a sugar molecule to protein, that is done by the endoplasmic reticulum, but the whole process is continued and it ends in the Golgi body. Done? So this is the function of RER. Now talking about the function of SER, that is a smooth endoplasmic reticulum. So the function of SER, specifically, तो एक फंक्शन तो अपने देख लिया, दैट इज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड्स. ठीक है? तो यहां पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, किससे होता है? सो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन यहां पे किया जाता है
ग्लूकोज से बनाया जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनाया गया है? ग्लाइकोजन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ glycogen from glucose, which is done by the SCR, that is termed as glycogenesis. क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखना, जेनेसिस इज फॉर्मेशन एंड इट ऑल्सो लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन को स्टोर किया था, अगर बॉडी को रिक्वायर्ड है शुगर की और आप फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हो, डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो उस केस में बॉडी क्या करेगी? जो स्टोर्ड फूड था दैट इज ग्लाइकोजन, उसको कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में और फिर उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। सो जो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में जमा हुआ था, चर्बी जो जमा हुई थी, वो फिर से कन्वर्ट की जाएगी ग्लूकोज में एंड देन द सेल्स वुड टेक अप दिस ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एनर्जी आउट ऑफ इट। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग डाइटिंग करते हैं दे स्टार्ट गेटिंग थिन, वो पतले होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रिजर्व फूड है वो आपकी बॉडी क्या कर रही है? उसको कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज में और फिर उसमें से एनर्जी निकाल रही है। इफ यू आर नॉट ईटिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड, तो जो स्टोर किया था आपकी बॉडी में उसी में से एनर्जी निकाली जाएगी। बट फर्स्ट द ग्लाइकोजन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहा जाता है इसे? दिस इज टर्म्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, so there are two terms associated, one is glycogenesis and glycogenolysis. ठीक है, is it clear? So synthesis and metabolism of fat, glycogen and steroids. एक और जो चीजें करता है that is it helps in formation of, या फिर it helps in ACR helps in formation of microbodies like spherosomes and glyoxysomes. Spherosomes and glyoxysomes, these are the microbodies. We'll talk about it कि microbodies किस काम में आते हैं। ठीक है, so is this clear? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनेगा, जब भी अपन खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है? द बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम किया था उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में और आपकी बॉडी में स्टोर कर देती है, जिसकी वजह से इफ यू कीप ऑन ईटिंग मोर एक्सेसिव तो आपका बॉडी वेट बढ़ता जाएगा बिकॉज आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट डाइटिंग एंड यू स्टॉप ईटिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड, आपकी बॉडी को तो एटीपी चाहिए, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? जो रिजर्व फूड था, जो स्टोर्ड फूड था ग्लाइकोजन, उसको कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज में भी हेल्प करते हैं, माइक्रोबॉडीज लाइक स्पेरोसोम्स एंड ग्लायोक्सिसोम्स। ठीक है, it also helps in breakdown of drugs, alcohol, breakdown of drugs, alcohol and pollutants. See, this is very important. ड्रग्स का ब्रेकडाउन, अल्कोहल का ब्रेकडाउन एंड पोल्यूटेंट्स का ब्रेकडाउन भी एससीआर करता है। ठीक है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज xenobiotics. द फिनोमिना इज नोन एज xenobiotics. और इस प्रोसेस के लिए इट यूजेस अ प्रोटीन दैट इज नोन एज साइटोक्रोम। पता है ना आपको साइटोक्रोम P450? साइटोक्रोम
P450, this is a protein, is used. साइटोक्रोम P450 क्या करता है, जो लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लिक्विड सोल्यूबल कंपाउंड्स, ओके, या फिर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स. तो यहां पे लिख लेते हैं, व्हाट डज इट डू इज इट कन्वर्ट्स लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स इनटू water soluble compounds. So once the component becomes water soluble, benefit क्या होगा, it can be easily removed from the body, so that it can be easily removed from body through excretion. So now this is very important. What is xenobiotics? Xenobiotics is the breakdown of drugs, alcohol and pollutants. Now xenobiotics में आपकी बॉडी प्रोटीन यूज करती है. प्रोटीन का नाम क्या है, साइटोक्रोम P450. और ये साइटोक्रोम P450 क्या करता है, जो लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स है, ओके, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स. सो अगर कोई कंपोनेंट वाटर सोल्यूबल हो गया तो उससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, इट कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रीशन. इट कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रीशन. तो आपकी बॉडी जो भी ड्रग्स है, अल्कोहल है या पोल्यूटेंट्स, उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी, बिकॉज इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड. ठीक है, ये जो प्रोसेस था, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइलेशन. प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजाइलेशन. और क्या यूज किया जाता है, कौन सा प्रोटीन, द प्रोटीन इज साइटोक्रोम P450 एंड द फिनोमिना इज नोन एज xenobiotics. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस. इट इज ऑल्सो यूजफुल इन अपटेक uptake and release of calcium ions. Now calcium ions, they play a very important role in muscle contraction. अगर बॉडी में कैल्शियम आयंस नहीं है तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा ठीक से. ओके, तो यहां पे मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूं, इट हेल्प्स इन मसल contraction because it is helping in uptake and release of calcium ions. That means it is also associated with the process of muscle contraction, because without the calcium ions the muscles are not going to be contracted. ठीक है, ये चीज आप आगे पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, किस तरीके से कैल्शियम आयंस हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द SCR. वन इज xenobiotics, अनदर इज हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इससे पहले जो आपने देख लिया. डन. अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको अलग अलग नाम से अलग अलग सेल में बुलाया जाता है. जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट द रेटिना और द रेटाइनल सेल, तो यार सेल है तो उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होगा ही, बट नाम चेंज कर दिया अपन ने. फंक्शन तो सेम रहेगा बट नाम चेंज कर रखा है. दैट मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटाइनल सेल में प्रेजेंट है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटाइनल सेल में प्रेजेंट है, दैट इज टर्म्ड एज माइलियोइड बॉडी. माइलियोइड बॉडी कहा जाता है उसे. दैट इज द रेटाइनल सेल एंड इट इज अ टाइप
और इट इज स्पेसिफिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है, पर कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? सो दैट इज SER। ठीक है, तो जो रेटाइनल सेल के अंदर SER एसोसिएटेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज टर्म्ड एज माइलॉइड बॉडी। उसी तरीके से आपने नर्व सेल पढ़ रखा है, तो नर्व सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है दैट इज नोन एज निसल्स ग्रैन्यूल। इट प्रोड्यूसेस अ न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज एसिटाइलकोलिन। ठीक है, सो निसल्स ग्रैन्यूल एंड इट इज एक्चुअली RER। इट इज एक्चुअली RER। फिर मसल सेल्स, मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको भी अपन एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है। वी हैव टर्म्ड इट एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। We have termed it as sarcoplasmic reticulum and it is actually a smooth endoplasmic reticulum. It is actually a smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। एक और स्ट्रक्चर है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। और जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज टर्म्ड एज डेस्मोटिब्यूल। इट इज टर्म्ड एज डेस्मोटिब्यूल and it is made by both these structures, that is SER plus RER। ठीक है, सो SER और RER मिलके बनाते हैं डेस्मोटिब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने नाम जो लिखे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट स्पेसिफिकली यहां पे क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। फॉर जैसे कि अगर मैं बोलता हूं क्या निसल्स ग्रैन्यूल, तो निसल्स ग्रैन्यूल में बोलूंगा तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा, मतलब निसल ग्रैन्यूल इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ नर्व सेल। अगर मैं बोलता हूं जनरल में बोलता हूं यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर किसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्पेसिफाई करने के लिए मैं बोलूंगा लेट्स से माइलॉइड बॉडी, तो आपको क्लिक हो जाएगा माइलॉइड बॉडी इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ रेटाइनल सेल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एंडोप्लाज्मिक ER ऑफ मसल सेल। ठीक है, यहां पे मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूं जो आगे काम आएगी। यहां पे मैं लिखा है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दिस इज एक्चुअली अ स्टोर हाउस ऑफ, अभी जो बात हो रही थी, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैल्शियम आयंस कहां पे स्टोर होते हैं, तो कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड दैट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द SER। ठीक है, so now we are clear about the endoplasmic reticulum. We did talk about different functions of endoplasmic reticulum. Okay, SER की बात हो गई, ER की बात हो गई, और ये भी बात हो गई कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं उनको किन नाम से बुलाया जाता है। ओके, SER जो रेटिना में प्रेजेंट है उसे माइलॉइड बॉडी कहा जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नर्व सेल में प्रेजेंट है उसे निसल्स ग्रैन्यूल कहा जाएगा, विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज एसिटाइलकोलिन। और जो SER प्रेजेंट है मसल सेल में उसे क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो SER प्लस RER मिलकर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसे डेस्मोटिब्यूल कहा जाता है, दैट इज प्रेजेंट इन दी प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। थैंक यू।